आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा जो लेक्चर सीरीज है, मेरी जो लेक्चर सीरीज है वो जो है वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर हमने स्टार्ट की थी। तो जो उसका पहला पार्ट था वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, वो पहला पार्ट था कि वैक्सीन का के लिए एंटीजन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो उसमें कोई भी एंटीजन कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने पहला जो वो पार्ट था वो लेक्चर उस पर रखा था। ये जो लेक्चर है वो एमएससी और बीएससी के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट भी नहीं है उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक अगर आप ये देखें जो करंट सिनारियो चल रहा है जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है कोविड 19 से सफ़र कर रहा है, काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। बस जो आंकड़ा जो है वो 75 लाख से ऊपर चला गया है। तो एक आम पब्लिक और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनमें, और सभी जो भी कोई भी व्यक्ति विश्व का ऐसा नहीं है वो ये सोच रहा है कि वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है। तो वैक्सीन में कितना टाइम लगता है, वैक्सीन के लिए कौन से प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने समय में वो पूर्ण होते हैं, कितने चरण जो होते हैं, कितनी फेजेस जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसको सोच कर मैंने ये लेक्चर सीरीज 3 लेक्चर्स की सीरीज बनाई। तो पहले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि एंटीजन जो वैक्सीन का मूल बेस होता है, जिसे कहना चाहिए कि विदाउट एंटीजन यू कैनॉट इमेजिन द वैक्सीन, यानी वैक्सीन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, इन जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, वो उस पार्ट को कवर करता था। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था वो था कि जब आपके पास एंटीजन आ गया, जो दूसरा पार्ट था इसी सीरीज का प्रोसेस, जो स्ट्रेटेजी ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट का, तो उसमें ये था कि कोई भी वैक्सीन को किस किस चरण में से गुजरना पड़ता है। तो यदि यू हैव एंटीजन तो सबसे पहले स्मॉल एनिमल्स पर आप टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसमें डोज फाइंडिंग स्टडीज करते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं कि भाई इम्यूनोजेनिसिटी कॉज कर रहा है कि नहीं, इम्यूनो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उसमें पैदा हो रही हैं, यानी बीमारी को ख़त्म कर रही हैं कि नहीं, उस एंटीजन को एलिमिनेट कर रहे हैं कि नहीं। तो वो स्मॉल एनिमल और बिगर एनिमल, जैसे स्मॉल एनिमल का मतलब ये है कि रैट्स वगैरह में हम उसको टेस्ट करते हैं, और उसके बाद बिगर एनिमल ना मंकीज पर आते हैं, क्योंकि मंकीज आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बींग। उनका एंडो और एक्सोक्राइन प्रोफाइल जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है, फिजियोलॉजी जो है वो काफ़ी क्लोजर होती है ह्यूमन के। तो जो डेटा हमें प्राप्त होते हैं वो उनका एक्सट्रापुलेशन हम ह्यूमन में कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू ह्यूमन स्टडीज। उसके लिए हमें एनिमल स्टडीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन स्टडी अगर हम करेंगे तो जब एक्सपेरिमेंटल तौर पर हम चलते हैं तो वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो हमें अलाउ नहीं करती हैं कि हम डायरेक्ट ह्यूमन पर जा सकें। पहले हमें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है। जब ये सारी स्टडीज जो कि हमने फेज़ 1, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में सुनी, तो जब हमारी ये स्टडीज सक्सेसफुल हो जाती हैं तो जितनी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और किसी कंट्री की रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वो परमिट करती हैं फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि वो ह्यूमन स्टडीज होती हैं जिसमें ह्यूमन वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है, और वो ह्यूमन वॉलंटियर्स जो हैं उन पर सेफ्टी स्टडी, जिसको कहा जाता है कि ये देखा जाता है कि ये जो वैक्सीन दी जा रही है वेदर इट इज सेफ और नॉट, ये सेफ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इसको, जो प्राइमरी कंसर्न जो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल की होती है उसकी सेफ्टी स्टडी होती है कि ये सेफ है कि नहीं। एफिकेसी भी उसके साथ साथ देखी जाती है, लेकिन प्राइम जो कंसर्न होती है, तो पहली जो जिसे कहना चाहिए उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है, ये देखा जाता है कि ये सेफ है, और वो ह्यूमन पे किया जाता है। और वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स या मेडिकल संस्थानों में किया जाता है, जहाँ पर अगर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली स्टार्ट, जो स्टडी है उसको रोक दिया जाता है और उस वॉलंटियर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। जब ये स्टडी सक्सेसफुल हो जाती है
तो उसके बाद फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए वैक्सीन को परमिट किया जाता है, और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 के बेस पर ही होता है, और उसमें सेफ्टी प्लस एफिकेसी दिखी जाती है। एफिकेसी का मतलब ये है कि वो जो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पैदा कर रही है कि नहीं वैक्सीन, यानी दूसरे शब्दों में सरल भाषा में इसको अगर कहा जाए कि वो एंटीबॉडीज जिससे जिस एंटीजन से रोग हो रहा है उससे रोग उत्पन्न हो सकता है तो उसको खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बीमारी को रोकने वो सक्षम है कि नहीं वैक्सीन देने के बाद। तो ये इसको देखा जाता है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्टी प्लस एफिकेसी। फिर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल आता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में लार्ज स्केल पर करीब 20-30 हज़ार लोगों के जो वॉलंटियर्स होते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, उन पर वो ट्रायल स्टार्ट किया जाता है, और उसमें सेफ्टी एफिकेसी और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है ना, कितनी डोज है, एक डोज की ज़रूरत है या आगे भी इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है। ये सारे पॉइंट्स को मैं सेकंड जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया। तो यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर जो है बड़ी ही केयरफुली उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है अंडर मेडिकल सुपरविजन। यदि कोई दिक्कत होती है तो प्रोडक्ट को इमीडिएटली वापस ले लिया जाता है जब तक कि वो कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जाता या उस इश्यू को एड्रेस नहीं किया। यहाँ तक ये आपको मैंने फ्लैशबैक में बताया कि मैं आपके अपने 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब वो सवाल ये उठता है कि हालांकि ये हमारे सिलेबस में ये इसको एग्जाम्पल देके समझाया जा सकता है कोविड-19 का, तो जो सभी के मस्तिष्क में ये बहुत जोर से प्रश्न गूंज रहा है कि ये कोविड-19 की वैक्सीन कब आएगी, इसको आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका क्या स्टेटस चल रहा है। तो करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन में अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन जो ट्राई हो रही हैं वो 128। कैन यू इमेजिन 128 वैक्सीन पर डिफरेंट साइंटिफिक ग्रुप ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ये सारी जो वैक्सीन है वो अलग अलग फेज में, ये सारे ऐसा नहीं है फेज 3 फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में चली गई हैं। ये ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो इनिशियल स्टेज में है, लेकिन दे आर इन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उन साइंटिफिक ग्रुप है उनको कुछ पोटेंशियलिटी नज़र आ रही है। तो टोटल वैक्सीन जो है 128 है। 92 वैक्सीन अंडर प्री क्लिनिकल ट्रायल। 92 जो वैक्सीन है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल। इसका मतलब होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल जो ह्यूमन से पहले की स्टडीज होती हैं, जिसमें एनिमल और नॉन ह्यूमन प्राइमेट या मंकीज को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो 92 वैक्सीन जो हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ये आगे का ही है स्लाइड में। वैक्सीन अंडर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में कितनी वैक्सीन है? बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेफ्टी स्टडी होती है, तो ये इसमें 24 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में एंटर कर चुकी हैं, यानी कुछ वॉलंटियर्स जो हैं उनको इम्यूनाइज किया जा चुका है और उनके रिजल्ट जो है आ रहे हैं और कुछ के आ चुके हैं और उनका एनालिसिस भी चल रहा है। वैक्सीन अंडर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है जो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल लेवल तक पहुंच चुकी है, उसमें 14 वैक्सीन है, यानी 14 वैक्सीन हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल जो है वैक्सीन जिसमें हम उसकी एफिकेसी और सेफ्टी देखते हैं, उसमें 14 वैक्सीन हैं। यानी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पूरा विश्व जो है, जो मेडिकल कम्युनिटी है और साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो कुछ कर क्यों नहीं रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू। पूरा जो वर्ल्ड है और जो खासतौर से साइंटिफिक कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी है खासतौर से, वो वॉर फुटिंग लेवल पर वैक्सीन को तैयार करने में लगी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजिकल साइंस मैथमेटिक्स की तरह नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 4 होता है, बायोलॉजी में कभी कभी 2+2 4 भी हो सकता है, 2+2 0 भी हो सकता है और 2+2 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये फिजिकल साइंस की तरह नहीं होता बायोलॉजी या मेडिकल सिस्टम, तो इसमें आप श्योरिटी नहीं दे सकते हैं।
वैक्सीन अंडर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में अगर आप देखेंगे तो 9 वैक्सीन है, यानी 9 वैक्सीन इस स्टेज तक पहुंच चुकी हैं जिसमें लार्ज स्केल लेवल पर लोगों पर वो इम्यूनाइजेशन किया जा चुका है और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं और कुछ के आ चुके हैं और कुछ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी उनको उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर रही है कि उनको अब आगे किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये अंडर वे है, यानी अभी चल रहा है। वन वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर अर्ली और लिमिटेड यूज। जैसे इसमें आप देखेंगे कि आपने खबर में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, जो रशियन वैक्सीन है वो जो है उसको अर्ली यूज के लिए और लिमिटेड यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन WHO और दूसरी जो वर्ल्ड की अथॉरिटीज़ हैं, मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है कि इसमें कुछ जो स्टेप्स हैं उनको बाईपास किया गया है और सेफ्टी को कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ किया हो, क्योंकि अभी अलार्मिंग सिचुएशन जो कि चल रही है कोविड-19 की, उसके मद्देनज़र। लेकिन अगर आप स्टेप्स को बाईपास करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट हुए तो कोई मेजर समस्या ना करे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर गोइंग मास लॉन्च ऑफ एनी वैक्सीन। सम कोविड वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट एट ए ग्लांस। ये वैक्सीन का जो एक नज़र में बताया गया है कि कौन सी वैक्सीन कहाँ किस स्टेज पे चल रही है, जो कि मैंने आपको पहले उसमें बता दिया। ये बाई नेम कैंडिडेट्स के दिए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हमको टेक्निकल नहीं होना है और इसके बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस अब आते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो देखिए, वैक्सीन के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है कि वैक्सीन मार्केट में आनी चाहिए, उसमें इंडिया 3 वैक्सीन पे काम कर रहा है। इन अवर कंट्री 3 वैक्सीन आर राइट नाउ अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग। तो पहला पार्ट ये है जिसमें हम 3 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इंग्लैंड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जॉइंटली विद द मेडिकल कंपनी अल्ट्राजेनिका has created a vaccine. This vaccine is said to be manufactured and sold in India by Serum Institute of India, located in Pune, महाराष्ट्र। यानी ये कोलैबोरेशन में है, इंग्लैंड की एक वैक्सीन है, उसके कोलैबोरेशन में है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है। यानी 60% ऑफ वैक्सीन, डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन जो वर्ल्ड की हैं, वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरे विश्व में सप्लाई की जाती हैं। कैन यू इमेजिन? इसमें हमको प्राइड फील करना चाहिए। यदि कोई वैक्सीन मान लीजिए सक्सेसफुली कोविड-19 की आती है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करेगा पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को सप्लाई करने में। The testing of this vaccine is presently on second and third phase, where it will be tested by administering to human patient। यानी ये थर्ड फेज में भी चल रही है। बीच में अभी एक पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट हुए थे, तो उसका एनालिसिस करके थे फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को रोक दिया गया था। लेकिन आज की डेट में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में चल रहा है और इसके रिजल्ट जो है अभी डिस्कस होंगे। तो पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, तब उसके बाद इस वैक्सीन का फेट पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग है। सेकेंड वैक्सीन जो है, रिगार्डिंग सेकेंड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय द भारत बायोटेक, इट हैज जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज। द वैक्सीन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू द 375 इंडिविजुअल्स। भारत बायोटेक इज नाउ ऑल सेट टू स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो है भारत बायोटेक जो कंपनी है इंडिया की, हैदराबाद बेस्ड है, इसने सेकंड जो वैक्सीन है उसका फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी ट्रायल होता है, यानी सुरक्षा देखी जाती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। फेज़ 1 क्लिनिकलाइज जो है सक्सेसफुल है और 375 ह्यूमन बीइंग जो है उन पर ये पूरा हो चुका है। और सेकंड फेज जो है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल का शुरू होना की तैयारी चल रही है।
अब है थर्ड वैक्सीन, इंडिया की ये थर्ड वैक्सीन है। थर्ड वैक्सीन इन दिस एफर्ट इन इंडिया इज मेड बाय जाइडस कैडिला, ये भी एक कंपनी है और ये थर्ड वैक्सीन पे काम कर रही है। दिस मेडिकल फर्म हैज जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज ऑफ टेस्टिंग बाय एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन टू ह्यूमन पेशेंट, यानी ह्यूमन पेशेंट को दी गई है और ये फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल ही स्टार्ट हुआ है, अभी इसके रिजल्ट बाकी हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि पीएम ने भी ये घोषणा की थी कि इंडिया ने यानी के वैक्सीन का इन्वेंशन करना, उस पर भी इंडिया काम कर रहा है। दूसरा, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जो बायोटेक कंपनीज हैं उन्होंने भी काफ़ी तैयारी कर रखी है कि यदि वैक्सीन, और कई एमओयूज भी साइन कर रखे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट जो साइंटिफिक ग्रुप्स हैं वर्ल्ड के, कि जैसे ही वैक्सीन आती है तो उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जा सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सके। तो इसकी तैयारी, जैसे इलेक्शन की तैयारी होती है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी अप्राइज भी किया था और नेशन को एड्रेस करते हुए बताया था कि उसी लेवल पर तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। बस वैक्सीन अगर आती है और मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो कैसे उसको पूरी तरह से मास इम्यूनाइजेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो ये एक करंट स्टेटस है इंटरनेशनली। लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना 19 जो है, तो हमको ढिलाई नहीं बरतनी है। तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क का यूज़ करना है और इम्यूनिटी बूस्टर्स को लेते रहना है, जिसमें विटामिन सी और विटामिन बी है, और पानी काफ़ी पीना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। तो ये पूरे तीनों लेक्चर्स की पूरी जो वैक्सीन प्रोसेस को बताया, जिसमें मैंने कोविड-19 के बारे में स्पेशल रेफरेंस दिया। थैंक यू वेरी मच।